ऑयल क्या है? तेल एक बहुत बड़े ऊर्जा स्रोत में बदल गया। तेल सबसे पहले कब देखा गया था? आधुनिक तेल उद्योग का जन्म 19वीं सदी में हुआ, जब क्रूड ऑयल की रिफाइनरी होती है। पहले इसे डेस्टिलेशन कॉलम में गर्म किया जाता है। कौन कौन से कंट्रीज के पास है? उदाहरण के लिए सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, भारत और रशिया के पास सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सुविधाएं हैं। क्रूड ऑयल किस तरीके से भारत में आती है? सबसे पहले इसे जामनगर बंदरगाह गुजरात पर बड़े टैंकर से उतारा जाता है। क्रूड ऑयल की रियल वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल या डीजल का मूल्य बढ़ जाता है। ऑयल की कीमतें कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं? वैश्विक आपूर्ति और मांग, जियोपॉलिटिकल तनाव, मौसम के कारक और ओपेक जैसे संगठन के फैसले के बढ़ने और घटने से किन किन कारकों पर प्रभाव पड़ता है? महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट और उत्पादन महंगे हो जाते हैं। कि तेल निकाला कैसे जाता है? फिर बड़े बड़े ड्रिलिंग रिग्स का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे गहराई तक ड्रिल किया जाता है। सऊदी अरब में तेल सबसे ज्यादा है। एक भूगर्भीय चमत्कार है क्योंकि अरब प्रायद्वीप में पुराने समुद्र थे। जमीन के नीचे तेल कैसे बन रही है? समुद्री जीवों का मृत पदार्थ जमा होता है। 10 देशों के पास लगभग 13 ट्रिलियन बैरल के भंडार है। क्या तेल खत्म नहीं होगा? तेल एक सीमित संसाधन है। क्या कारण है कि भारत जैसे देशों में तेल नहीं निकलता? हमने तेल के बारे में बहुत सारी कुछ जानी, बेसिक चीज़ें ही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होती। तेल क्या है, तेल की हिस्ट्री जाने हम लोगों ने, कौन कौन से कंट्रीज तेल ज़्यादा सप्लाई करते हैं, कहाँ से तेल निकलती है, तेल के कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, तेल का कीमत कैसे डिसाइड किया जाता है, तेल की ज़रूरी चीज़ें क्या होती है, अलग अलग तेल के उपयोग से कौन कौन से प्रदूषण फैलते हैं और हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। वीडियो में बने रहिए। काफी अहम टॉपिक है क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा का सोर्स नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और राजनीति पर भी गहरा असर डालता है। पहले तो बात करते हैं ऑयल क्या है, ऑयल की हिस्ट्री क्या है। तेल की कहानी बहुत पुरानी है। शुरू में लोग इसका इस्तेमाल रोशनी के लिए करते थे, जैसे कि लैंप्स में या फिर हीट देने के लिए। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के साथ तेल एक बहुत बड़े ऊर्जा स्रोत में बदल गया और आज ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तेल आई कहाँ से? पहले जब इंसान फर्स्ट में तेल को देखे थे तो कैसा रिएक्शन था, और फिर धीरे धीरे कैसे तेल को अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ। तो असल में तेल सबसे पहले प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे से निकला, जैसे कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। शुरुआती इंसानों ने इसे बस सतह पर तैरते हुए पदार्थ या चट्टानों में भरा हुआ देखा था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इसे गर्म करने, रिफाइन करने और ज्वलनशीलता के लिए इस्तेमाल करना सीखा, तब इसका उपयोग रोशनी, गर्मी और बाद में इंजन ईंधन के रूप में बढ़ने लगा। तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि तेल सबसे पहले कब देखा गया था और धीरे धीरे इसका प्रोग्रेशन कैसे बढ़ता गया। शुरुआत में तेल का जिक्र प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है, जैसे कि मेसोपोटामिया में, जहां लोग इसे जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आधुनिक तेल उद्योग का जन्म 19वीं सदी में हुआ, जब पहली बार औपचारिक रूप से तेल का उत्पादन और रिफाइनिंग शुरू हुई, और उसके बाद से ये ग्लोबल बाजार में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। आजकल विभिन्न टाइप्स के तेल दिखाई देते हैं, उन सभी का एक लिस्ट बताइए और वो कैसे बनते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के तेलों में सबसे पहले आता है क्रूड ऑयल, जो सीधे जमीन से निकाला जाता है। फिर रिफाइंड तेल बनता है जो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, जैसे डिस्टिलेशन। उसके अलावा हम कोयला से बने सिंथेटिक तेल, बायोडीजल और शेल ऑयल जैसे अलग अलग स्रोतों से बने तेल भी देखते हैं, और हर एक का उत्पादन और प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है। तो पहले क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल ही सबसे बुनियादी रूप है जो जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे ड्रिल करके निकाला जाता है और फिर रिफाइनिंग के जरिए अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाए जाते हैं। यही वो तेल है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार की रीढ़ है। रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनाए जाते हैं, तो ये कब कब निकलती है? ये जो रिफाइनिंग प्रक्रिया है, ये आज से लगभग 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी। पहली बार तेल को बड़े पैमाने पर डिस्टिल करके अलग अलग फ्यूल्स बनाए गए, और तब से तेल के उत्पादन और रिफाइनिंग में लगातार सुधार होता गया है, जिससे हम समय के साथ अलग अलग तरह के ईंधन और उत्पादक बना पाए हैं। जब क्रूड ऑयल की रिफाइनरी होती है तो कौन कौन से स्टेप में कौन कौन से तेल निकलते हैं वो बताइए।
जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो सबसे पहले इसे डेस्टिलेशन कॉलम में गर्म किया जाता है। इसमें अलग अलग बिंदुओं पर तेल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और हर बिंदु पर अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि लाइट नाफ्ता, पेट्रोल, डीजल और फिर भारी तेल। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटालिटिक प्रोसेस या ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और इस्तेमाल लायकता बढ़ सके। तो मशीन किस टाइप की होती है और हाँ, कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? तो रिफाइनिंग का पूरा प्रोसेस आमतौर पर कई घंटे से लेकर कुछ दिनों तक भी लग सकता है, जो तेल की क्वालिटी, रिफाइनरी का साइज और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। बेसिक डिस्टिलेशन तो अक्सर कुछ घंटे में हो जाता है, लेकिन बाद में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो और समय लेते हैं ताकि तेल को अच्छी क्वालिटी और स्थिरता मिल सके। कौन से मशीन हैं जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और देखो, कौन कौन से कंट्रीज के पास हैं? अच्छा, तो ये रिफाइनरी मशीनें अलग अलग देशों में बड़ी संख्या में होती हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, भारत और रशिया के पास सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सुविधाएं हैं। हर देश में अलग अलग टेक्नोलॉजी और स्केल पर ये रिफाइनरी काम करती हैं, जो उन्हें अपने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सप्लाई देने में मदद करती हैं। क्रूड ऑयल निकलता है कोई भी देश में, तो अगर वो सप्लाई करते हैं तो क्रूड ऑयल के माध्यम से ही सप्लाई होती है या फिर अलग अलग तेल निकालने के बाद उसको सप्लाई किया जाता है? ज्यादातर देश सीधे क्रूड ऑयल ही एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले और सरल रूप में मिलता है। लेकिन कई देश जैसे कि अमेरिका या सऊदी अरब वो रिफाइन करके तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं ताकि उनकी सप्लाई वैल्यू एडेड हो जाती है। तो दोनों तरीकों से सप्लाई होती है, लेकिन अधिकतर क्रूड ऑयल ही एक्सपोर्ट का मुख्य आधार होता है। क्या होता है कि वो लोग पहले से रिफाइनरी कर लेते हैं अलग अलग तेलों की और फिर उसमें अपना कमीशन भी ले लेते हैं रिफाइन करने का और डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार तेल उत्पादक देश अपनी रिफाइनिंग पहले से ही कर लेते हैं ताकि वो तैयार फ्यूल बेच सकें। इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता है क्योंकि क्रूड की तुलना में रिफाइंड उत्पादों पर ज्यादा कीमत मिलती है। तो हाँ, वो इस तरीके से कमीशन भी लेते हैं और सीधे सप्लाई करते हैं। क्रूड ऑयल किस तरीके से भारत में आती है? कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं? एक एक सप्लाई चेन पूरा बताइए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सऊदी अरब से क्रूड ऑयल भारत आता है। सबसे पहले इसे जामनगर बंदरगाह गुजरात पर बड़े टैंकर से उतारा जाता है। वहां से पाइपलाइन के जरिए इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी में भेजा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वहां तेल को डिस्टिल करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। फिर इसे पाइपलाइन या टैंकर से देश भर में अलग अलग डिपो और स्टोरेज टर्मिनल्स तक भेजा जाता है, जैसे मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। वहां से फिर ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए पेट्रोल पंपों तक सप्लाई किया जाता है। क्रूड ऑयल की हाँ, रियल वैल्यू क्या होती है? एक उदाहरण दीजिएगा और फिर सप्लाई होने के बाद यहाँ तक आते आते उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सऊदी अरब से क्रूड ऑयल का एक बैरल लगभग $70 का है। जब यह भारत में रिफाइन होता है तो रिफाइनरी में अलग अलग प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल या डीजल का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए $100 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। फिर जब यह पंप तक पहुंचता है तो टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन और खुदरा मार्जिन जोड़ने के बाद आपको पेट्रोल या डीजल की कीमत और भी ज्यादा मिलती है, यानी कि 120 से 130 रुपए प्रति लीटर तक। ऑयल की कीमतें कब बढ़ती हैं और कब घटती हैं? तेल की कीमतें कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे वैश्विक आपूर्ति और मांग, जियोपॉलिटिकल तनाव, मौसम के कारक और ओपेक जैसे संगठन के फैसले। जब आपूर्ति कम होती है या कोई संकट आता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब मांग कम होती है या अतिरिक्त आपूर्ति होती है तो कीमतें गिरती हैं। ऑयल के कीमतों के बढ़ने और घटने से किन किन कारकों पर प्रभाव पड़ता है पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में? तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पूरे देश और दुनिया में कई चीजों पर असर पड़ता है। देश में महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट और उत्पादन महंगे हो जाते हैं। ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, और अगर तेल सस्ता हो तो आर्थिक विकास तेज हो सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें मुद्रा विनिमय, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डालती हैं, क्योंकि तेल का कारोबार कई देशों के बीच में जुड़ा हुआ है। ये सभी तो चीज़ें हम लोगों ने जानी कि तेल कहाँ से निकलता है, कौन कौन देश सप्लाई करते हैं, भारत में आते ही तेल का दाम कितना हो जाता है, वो पूरे सप्लाई चेन को हम लोगों ने जाना। अब बात करते हैं कि तेल निकाला कैसे जाता है। अगर मान लीजिए कि सऊदी अरब तेल निकाल रही है तो वो कैसे निकालेगी? तो सऊदी अरब में तेल निकालने के लिए पहले जमीनी सर्वे किया जाता है। फिर बड़े बड़े ड्रिलिंग रिग्स का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे गहराई तक ड्रिल किया जाता है। जब तेल का भंडार मिलता है तो हाई प्रेशर पंप्स या पाइप के जरिए तेल को सतह पर लाया जाता है और फिर उसे टैंकरों के जरिए रिफाइनरी तक भेजा जाता है।
तो कितने गहराई पर ड्रिल किया जाता है जो कि तेल निकलती है? ये काफ़ी अलग-अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ सऊदी फील्ड्स में तेल को 2 से 3 किलोमीटर नीचे से भी निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ भंडार काफ़ी गहराई में होते हैं और इसी वजह से टेक्नोलॉजी और उपकरणों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है। सो कौन-कौन से कारण हैं जो कि सऊदी अरब में तेल सबसे ज़्यादा है? पूरा एक हाँ। हिस्ट्री बताइए। तो असल में सऊदी अरब की ज़मीन में तेल के विशाल भंडार हज़ारों सालों से जमी हुई है। ये एक भूगर्भीय चमत्कार है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप में पुराने समुद्र थे, वहाँ जैविक पदार्थ जमा हुए, दबाव बना और समय के साथ तेल बन गया। इसी वजह से वहाँ विशाल तेल भंडार है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़मीन के नीचे तेल कैसे बन रही है? क्या कारण होता है? जमीन के नीचे तेल बनने के लिए सबसे पहले प्राचीन समय में समुद्री जीवों का मृत पदार्थ जमा होता है। फिर वो धीरे धीरे दबाव, तापमान और केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, जिससे वो कार्बन युक्त तरल रूप में बदल जाता है। लाखों सालों के जमे रहने और दबाव के कारण वो तेल के भंडार के रूप में एकत्रित हो जाता है और फिर उसे ड्रिल करके निकाला जाता है। एक वर्ल्ड का सर्वे ले लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा है। वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा तेल भंडार वाले देशों में वेनेजुएला पहले स्थान पर है, जिसके पास करीब 303 अरब बैरल तेल है। उसके बाद सऊदी अरब 257 अरब बैरल और फिर ईरान 209 अरब बैरल का नंबर आता है। कुल मिलाकर इन शीर्ष 10 देशों के पास लगभग 13 ट्रिलियन बैरल के भंडार है, जो विश्व तेल भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये जो भी देखो, ऑक्युपाइड तेल हैं 1.5 ट्रिलियन बैरल, वो क्या हाँ, पूरे दुनिया के ईंधन का सप्लाई कर पाते हैं? देखो, भले ही ये तेल भंडार दुनिया के सबसे बड़े हों, लेकिन पूरी वैश्विक ऊर्जा जरूरत सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं है। कई देश अभी भी आयात पर निर्भर है और साथ ही धीरे धीरे सोलर, विंड और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। तो भले ही तेल भंडार विशाल हो, लेकिन पूरी दुनिया की जरूरतें अलग अलग स्रोतों से मिलकर पूरी होती हैं। कौन-कौन सी चीज़ों में तेल का उपयोग होता है? तेल का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल में होता है, लेकिन साथ ही प्लास्टिक, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, दवाइयाँ और कई अन्य दैनिक वस्तुओं में भी तेल का इस्तेमाल होता है। एक-एक करके उदाहरण दीजिए और कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो भी बताइए। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों, ट्रक और विमानों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। प्लास्टिक उत्पादन में तेल से बने पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, जो बोतल, पैकेजिंग और घरेलू सामान में मिलते हैं। फिर रसायन उद्योग में तेल से कई केमिकल्स बनाए जाते हैं, जो दवाइयों, पेंट और फर्टिलाइजर में काम होते हैं। तेल का इतना इस्तेमाल हो रहा है और तेल जो है ज़मीन के नीचे से निकल रही है, तो एक क्वेश्चन ये आती है कि क्या तेल ख़त्म नहीं होगा? और अगर तेल ज़मीन के नीचे से निकाली जा रही है तो क्या इसका पर्यावरण पर कोई असर पड़ता है या नहीं? बिल्कुल, ये दोनों बड़ी चिंताएं हैं। तेल एक सीमित संसाधन है और भंडार आखिरकार खत्म हो सकते हैं, खासकर अगर हम इतनी तेजी से इस्तेमाल करें। साथ ही तेल निकालने से मिट्टी और पानी के प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी बढ़ता है। अगर किसी कंट्री को तेल निकालनी है ज़मीन से, जैसे कि सऊदी अरब, तो कितना खर्च बैठता है पूरा एक सेटअप लगाने के लिए? सऊदी अरब में तेल निकालने की लागत दुनिया में सबसे कम है। हाल के अनुमानों के मुताबिक उत्पादन की लागत करीब 3 से 10 डॉलर प्रति बैरल होती है, जो उनके काफी विशाल, आसान से एक्सेस होने वाले भंडार और स्थापित बुनियादी ढांचे की वजह से है। लेकिन ये सिर्फ प्रति बैरल लागत है और नई खोज, जटिल इलाकों या अतिरिक्त खर्चों से लागत बढ़ भी सकती है। सो हर एक कंट्री का तुलना कीजिए जहाँ से भी तेल निकलती है, उनके दामों का तुलना कीजिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा और कहाँ पे सबसे कम प्राइस मिलता है। सऊदी अरब में तेल निकालने की लागत दुनिया में सबसे कम है, लगभग 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल। ईरान में भी लागत लगभग 9 से 10 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि अमेरिका में शेल या गहरे समुद्री उत्खनन के लिए लागत काफी ज्यादा है, लगभग 30 से 70 डॉलर प्रति बैरल। इसी तरह कनाडा के तेल रेत वाले इलाकों में लागत और बढ़कर 57 से 75 डॉलर प्रति बैरल तक हो सकती है। तो जहाँ जहाँ हम लोग ठोस की ओर जाते हैं वहाँ पे लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खुदाई करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। खासकर जब तेल गहराई में या जटिल भूगोल वाले इलाकों में हो, तो ड्रिलिंग, उपकरण और सुरक्षा में खर्च बढ़ जाता है। इसीलिए जहाँ आसान भंडार है वहाँ लागत कम होती है और जहाँ मुश्किल है वहाँ कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या कारण है कि भारत जैसे देशों में तेल नहीं निकलती? उसका एक हिस्ट्री बताइए। भारत में तेल भंडार की खोज शुरू तो 19वीं सदी में हुई थी, लेकिन शुरुआती समय में ज्यादा बड़ी खोजें नहीं मिली।
भारत में ज्यादातर तेल भंडार गहरी और पूर्वी तट पर है, जैसे कि असम और कृष्णा गोदावरी बेसिन। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये भंडार सीमित थे और तकनीक के अभाव या शुरुआती निवेश की कमी की वजह से उत्पादन नहीं बढ़ा। अब धीरे धीरे नई खोजों और टेक्नोलॉजी से भारत भी अपने घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने ज़मीन के नीचे से जो तेल निकलती है, जैसे क्रूड ऑयल के बारे में बात की, लेकिन तेल तो अलग अलग किस्म के और भी बनाए जाते हैं, वनस्पति से या फिर दूसरी चीज़ों से। उनका एक लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। बिल्कुल, तो क्रूड ऑयल के अलावा भी कई तरह के तेल बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सोयाबीन्स का तेल, कैनोला तेल, पाम तेल, सूरजमुखी का तेल और भी कई वनस्पति तेल जैसे जैतून का तेल, नारियल का तेल वगैरह। ये सभी अलग अलग पौधों से निकाले जाते हैं और इनके इस्तेमाल भी खाना पकाने, बायोडीजल और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। किसी एक का उदाहरण दीजिए कि ये तेल कैसे निकाला जाए, उसमें से कितनी लागत पड़ सकती है वो भी बताइए, और ये तेल कहाँ पे इस्तेमाल होती है। पाम तेल का उदाहरण लेते हैं। पाम तेल पाम पेड़ के फलों से निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले पके हुए फलों को तोड़ा जाता है, फिर उन्हें भाप देकर तेल निकाला जाता है और रिफाइन किया जाता है। लागत आमतौर पर तेल फसल की खेती, मशीनरी और प्रोसेसिंग पर निर्भर करती है, लेकिन ये कम लागत में बड़ी मात्रा में उत्पादित हो सकता है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के तेल, बायोडीजल और औद्योगिक उत्पादों में होता है। मेनली जो भी वनस्पति से तेल निकलते हैं वो ज़्यादातर खाना बनाने के लिए उपयोग होते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खाने में ही होता है क्योंकि ये सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं, लेकिन साथ ही इनका इस्तेमाल बायोडीजल, सौंदर्य उत्पादों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी बढ़ रहा है, जिससे इनकी काम और विविधता दोनों बढ़ रही है। तो हिस्ट्री में कब से हम लोगों ने तेल का उत्पादन स्टार्ट किया, वनस्पति तेल का, और उनसे खाना बनाना स्टार्ट किया? वनस्पति तेलों का इस्तेमाल बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिक रूप में इसे बड़ी मात्रा में निकालना और खाना पकाने में इस्तेमाल करना 19वीं सदी से शुरू हुआ। 1900 के दशक में लोग सूरजमुखी, सोया और पाम तेल जैसे तेलों को पहली बार बड़े पैमाने पर निकालने लगे और तब से इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के भोजन में व्यापक रूप से बढ़ गया। अगर खाना बनाने की बात की जाए तो कौन सा तेल सबसे उपयोगी होता है? ये काफ़ी हद तक आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पर जैतून का तेल, खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन, काफ़ी स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। वहीं सूरजमुखी और कैनोला तेल भी बढ़िया विकल्प है क्योंकि ये हल्के होते हैं और उच्च तापमान पर भी अच्छे से काम करते हैं। तेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उनको ज्वलनशील बनाती है? क्रूड ऑयल को ले लीजिए और एक वनस्पति तेल का उदाहरण ले लीजिए। क्रूड ऑयल में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अणु, जो इसे आसानी से जलने योग्य बनाते हैं। वहीं वनस्पति तेल जैसे सोया तेल या पाम तेल में भी कार्बन युक्त फैटी एसिड्स होते हैं जो उन्हें ज्वलनशील बनाते हैं। लेकिन वनस्पति तेलों में कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन फिर भी दोनों ही ईंधन के रूप में जलने के लिए तैयार होते हैं। जो क्रूड ऑयल रहती है या फिर जो ज़मीन से निकलने वाली ऑयल रहती है वो ज़्यादा ज्वलनशील होती है। अगर हम लोग उसके सामने एक माचिस की तीली भी लगाते हैं तो वो जल्दी से जल जाएगी और पूरे घर को ही तबाह कर सकती है। लेकिन वनस्पति तेलों में ऐसा नहीं होता। इसकी एक तुलना कीजिए। क्रूड ऑयल में ज्वलनशीलता ज्यादा होती है क्योंकि उसमें वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कम तापमान पर भी जल जाते हैं और तेजी से आग फैलाते हैं। वहीं वनस्पति तेलों में फैटी एसिड्स होते हैं जो थोड़ा धीमे जलते हैं, ज्यादातर उच्च तापमान पर आग पकड़ते हैं और उनके ज्वलनशील गुण थोड़े कम होते हैं, जिससे वो सीधे घर को इतना तेजी से नुकसान नहीं पहुंचाते। पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है? समुद्र, पहाड़ों, पर्वतों, कहाँ पे, और उनका लोकेशन बताइए। दुनिया में सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला के ओरिनोको बेल्ट में है, जहां करीब 303 अरब बैरल तेल है, जो दुनिया का लगभग 17% है। उसके बाद सऊदी अरब का पूर्वी प्रांत है, जहां लगभग 257 अरब बैरल, और ईरान का खोजिस्तान क्षेत्र है, जहां करीब 209 अरब बैरल तेल है। ये भंडार मुख्य रूप से जमीन के नीचे स्थित है और ये बड़ी मात्रा में तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका लोकेशन अधिकतर भूमि पर ही, न कि समुद्र या पहाड़ों में। तेल इतनी मात्रा में यूज़ हो रहा है तो कभी ना कभी तेल के भंडार ख़त्म होंगे, तो सरकार इन पर कौन सी चीज़ें, कौन सी उपाय लगा रहे हैं वो बताइए। सरकार ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे वैकल्पिक ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इसके अलावा भारत ने घरेलू तेल गैस उत्पादन बढ़ाने और रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए हैं ताकि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके। ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने भी वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक
से चलेंगी फ्यूचर में। तो क्या हो रहा है कि तेल तो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वाहनों में, तो इससे बचा जा सकता है। और अलग अलग चीज़ें भी आ रही हैं जिससे तेल में कमी लाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहन एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये सीधे बैटरी से चलते हैं और तेल पर निर्भरता कम करते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन ईंधन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने से भी तेल का उपयोग घटाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऊर्जा विविधीकरण और नई टेक्नोलॉजी से हम तेल की खपत को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। और कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कौन सी टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं जो कि तेल के उपयोग में कमी ला सकती है? कुछ नई तकनीकें तेल की खपत कम करने में मदद कर रही हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन जिनसे तेल की आवश्यकता कम होती है, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर इंजन डिजाइन जो ईंधन दक्षता बढ़ाते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल, हाइड्रोजन ईंधन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें भी तेल की खपत घटाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तेल के उपयोग से क्या जलवायु में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तेल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बढ़ती हैं जिससे जलवायु परिवर्तन तेज होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, समुद्री तापमान वृद्धि और पारिस्थितिकी का नुकसान भी होता है। समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और तेल पर निर्भरता कम करने वाली नीतियां बनाना जरूरी है ताकि हम धीरे धीरे समस्या से बाहर निकल सकें। एक परसेंटेज बताइए कि तेल का उपयोग कहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा, जिससे कि जलवायु परिवर्तित हो रही है या फिर जलवायु में प्रदूषण ज़्यादा फैल रही है? तेल के उपयोग से होने वाले कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेल का हिस्सा लगभग 32% है। हालांकि कुल ऊर्जा उत्सर्जन में कोयले का हिस्सा 40% और प्राकृतिक गैस का हिस्सा 21% है। खासकर परिवहन क्षेत्र तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का करीब 12% हिस्सा बनाता है। लेकिन सटीक सेक्टरवार विभाजन अक्सर व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया जाता। ज़्यादातर अगर कोई सेक्टर प्रदूषित कर रही है तो वो है जो व्हीकल्स चलते हैं, वाहन जो चलते हैं वो। सही, परिवहन क्षेत्र ही सबसे बड़ा तेल उपयोग करता है, खासकर गाड़ियों, ट्रकों और विमानों के चलते, और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र बन जाता है। कौन कौन सी गाड़ियाँ और कौन कौन से विमान सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं? तो आमतौर पर बड़ी एसयूवी, पिकअप ट्रक और डीजल ट्रक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि उनका आग न जलने का प्रोसेस ज्यादा होता है। वहीं वाणिज्यिक विमान, खासकर बड़े जेट जैसे बोइंग 757 या एयरबस A380 भी बहुत अधिक उत्सर्जन करते हैं क्योंकि वो लंबी दूरी तय करते हैं और उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। तेल की कीमतें कैसे तय होती है? अगर कोई कंट्री तेल निकालती है तो कैसे पता चलता है कि इतने कीमतों में ही तेल का वितरण किया जाए? तेल की कीमतें मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग के संतुलन पर तय होती है, लेकिन ओपेक जैसे बड़े समूहों के उत्पादन फैसले, बेंचमार्क क्रूड जैसे ब्रेंट या WTI और भविष्य के सौदों का भी असर पड़ता है। जब कोई देश तेल आयात करता है तो कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तय होकर आते परिवहन, टैक्स और रिफाइनिंग खर्चों से प्रभावित होती है, जिससे वो पंप पर अंतिम कीमत बनती है। और कितने लाभ पर बेचना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें सीधे सरकार नहीं तय करती। बड़े तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने रोजाना आधार पर कीमतें तय करती हैं, जो वैश्विक तेल कीमतों, विनिमय दर, रिफाइनिंग और टैक्स जैसे कारकों पर निर्भर होती है। इसीलिए परंतिम खुदरा मूल्य हर दिन तेल विपणन कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि टैक्सेस अभी भी सरकार द्वारा तय होता है। मुझे आज बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया। तेल की उत्पत्ति, उसके इस्तेमाल, आपूर्ति श्रृंखला, कीमत निर्धारण और प्रदूषण के प्रभाव। अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ना, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इतनी विस्तार से बात की और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी।